जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम लोग हुमायूं का बचा हुआ पोर्शन लेकर आए हैं। हुमायूं में जो कुछ बचा था, हुमायूं ही बचा था, बाकी कुछ बचा ही नहीं था। बाकी तो सब बाबर निपटा ही गया था। तो जितना हुमायूं में बचा है उसी को चलिए आगे देखते हैं, कितना बचा, कितना खाया, कितना निपटाया। चलिए, तो आप टॉपिक की बात करेंगे किसके? हुमायूं के बचे हुए युद्धों के बारे में। मैंने आपसे कहा था हुमायूं एक उदारवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति था और उदारवाद का कारण बेचारा सबको माफ़ कर देता था और माफ़ी के चक्कर में बेचारा कुटाया जाता था। तो सारी कहानी कैसे कैसे बदलती है, कौन सी घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जो हुमायूं को परिवर्तित करती हैं एक नृशंस शासक के रूप में। वो नृशंस शासक कैसे बना, क्या बना, पूरी कहानी आज हम आपको लेकर आए हैं। उम्मीद है आपने बाबर के टॉपिक को बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया, ये सब मज़ा आ गई, बहुत अच्छा लगा। आपकी मज़ा तभी तक है जबकि आप मेहनत करना, हर समय आप मोटिवेट रहें, हर समय आप कुछ अच्छा सोचें, अच्छा करें, तभी आप कुछ अच्छा गेन कर पाएंगे। अदरवाइज सपने हम बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन सपनों को पाने के लिए प्रयास कितना करते हैं ये मायने रखता है, न कि सपने बड़े देखना। तो चलिए, उन सपनों के प्रयास के लिए पहला प्रयास हम ये करें कि तथ्यों को आसानी से समझें। तो आज हम बात करेंगे हुमायूं के कुछ युद्धों की और उसके अंतिम समय की, जब उसने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। कहानी हम अभी तक लेकर आपको आए थे कि चुनार का उसने घेरा डाला था, शेर शाह सूरी से उसका युद्ध हुआ। उसका लड़का जो था कुतुब खां उसकी सेवा में गया, उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। सब कुछ बहुत अच्छा था। अब कहानी कहाँ मोड़ लेती है, हुमायूं के दिमाग में खुरापात आ गई। और खुरापात क्या आ गई कि अब उसे गुजरात जीतना है। और गुजरात इसलिए जीतना क्योंकि वहाँ पर चंपानेर नामक एक स्थान है वही क्षेत्रों में, जहाँ पर धन बहुत है राजपूतों का। तो हमें गुजरात जीतना है, और गुजरात जीतना है तो आपको मेवाड़ के तौर के रास्ते जाना होगा। तो पहले मेवाड़ को जीतना होगा। वो क्या करता है, मेवाड़ को बिना टच किए वो सीधा युद्ध करने कहाँ चला जाता है? गुजरात। वो उससे पहले मालवा 1531 में जीत चुका है, 1532 में रायसीना दुर्ग जीत चुका है, 1533 में मेवाड़ जीत चुका है। लेकिन इसका सामना किससे हो जाता है? हुमायूं का सामना होता है बहादुर शाह से, जो कि शासक कहाँ था? गुजरात। बहादुर शाह एक बहुत ही बलिष्ठ, बहुत ही खूंखार टाइप का आदमी था और ये शिया था। और जब इसके ऊपर आक्रमण करता है बहादुर शाह के ऊपर, तो बहादुर शाह को ये हरा देता है, हराकर अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। कुतुब खां को वहाँ का सूबेदार नियुक्त करता है और वापस चला आता है। लेकिन एक वर्ष का भी समय नहीं बीतता है, बहादुर शाह फिर से भगाता है कुतुब खां को। भाग यहाँ से जलाल खां को भगाता है वहां से, और फिर सत्ता पे काबिज हो जाता है कौन? बहादुर शाह। अब इसकी खबर किसको मिलती? हुमायूं को। लेकिन वो ध्यान नहीं देता, छोड़ो यार, जो को हो गया। कहानी कहाँ ट्विस्ट कर दी कि हुमायूं ने आक्रमण करना चाहा मेवाड़ के ऊपर, और मेवाड़ के शासक की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तो उसने आक्रमण किया जो मेवाड़ के ऊपर। वहाँ कर्मावती नाम की एक महिला जो शासिका के रूप में काम कर रही थी, उसका नाबालिग पुत्र था। कल किसी ने पूछा था सबसे कम उम्र में कौन होगा, तो 9 साल का नाबालिग पुत्र था विक्रमादित्य। उसको शासक बना के शासन कार्य कौन देख रही थी? ये कर्मावती। और बहादुर शाह कर्मावती के ऊपर आक्रमण करता है। तो कर्मावती क्योंकि महिला थी, असुरक्षित महसूस कर रही थी, तो उसने हुमायूं को राखी भेजी थी कि हमें रक्षा कर दो हमारी, ताकि हम इस बहादुर शाह से बच जाए, तुम्हारा राज्य सुरक्षित हो जाएगा। हुमायूं ने उसकी राखी स्वीकार कर ली और चल पड़ा कहाँ? बहादुर शाह को। पुनः उसको मौका मिल गया, क्योंकि बहादुर शाह ने उसकी बात का उल्लंघन किया था, तो उसको मौका मिल गया और चल पड़ा कौन? हुमायूं बहादुर शाह को दंडित करे। लेकिन रास्ते में सारंगपुर नामक के स्थान पर, कहाँ पर? सारंगपुर नामक स्थान पर ये कुछ दिन रुक जाता है, और रुकने के चक्कर में अय्यासी में व्यस्त हो जाता है, और अय्यासी के चक्कर में फिर ये आगे नहीं बढ़ पाता। और जब तक वो पहुंचता है कहाँ तक? मेवाड़ तक, तब तक कर्मावती को निपटा चुका होता है कौन? बहादुर शाह। और बहादुर शाह मारता पीटता है सबको, और मारने के कारण यहाँ पर महिलाएं क्या कर लेती हैं? साका कर लेती हैं। हुमायूं चला जाता है कहाँ तक? मेवाड़। जब तक पहुंचता है तब तक वहाँ की महिलाएं साका कर चुकी होती हैं, या वहाँ साका हो चुका होता है। क्वेश्चन क्या है? साका क्या है? ध्यान से देखेंगे। जब कोई राजपूत युवक युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में केसरिया रंग का कपड़ा पहन के ये मान ले कि अब मुझे बचकर नहीं लौटना है, क्योंकि हमारे पास ऐसी स्थितियां नहीं है कि हम दोबारा बच सकें, तो वो क्या करता है? अपने आप को केसरिया कर लेता है, यानी रणभूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर लेता, तो इसे केसरिया कहा जाता है। जबकि जब महिलाएं देखती हैं कि युद्ध में उनके पति मर चुके हैं, तो वो जौहर कर लेती हैं। तो ये जब तक वहां पहुंचा है हुमायूं, तब तक यहाँ के लोग क्या कर चुके होते हैं?
केसरिया और साका कर चुके होते हैं। जैसे वो पहुंचता है वहां देखता है लाशों के ढेर लगे हैं, तो वैसे ही विक्रमादित्य को बना देता है फिर से शासक, और फिर खुद दौड़ता है कहाँ के, जाता है बहादुर शाह को दंडित करने के लिए। और जब दंडित करने के लिए पहुंचता है कहाँ पर, गुजरात के क्षेत्रों से भागता हुआ, ये भाग जाता है कहाँ पर, ये भाग जाता है बंगाल के क्षेत्रों में, वहां पर दौड़ा के जाता है और हत्या करता है बहादुर शाह की। इस प्रकार राखी की लाज बचाने के चक्कर में इसको निपटाता है और कर्मावती को न्याय दिलाता है। ये कहानी पहुंची कहाँ, केसरिया के शासकों या हुमायूं के कर्मावती के शासन तक। अब हुआ क्या, जब यहाँ पर शासन हो जाता है किसका, हुमायूं का, तो अब उसका टारगेट कौन हो गया, गुजरात। गुजरात पर क्योंकि यही था ना कौन, बहादुर शाह, उसको भगा के सब खत्म कर लिया, सब राज्य किसमें मिला लिया, अपने अपार धन लूट कर लेकर गया कौन, हुमायूं। अब हुआ क्या, गोंडों का जो बंगाल में शासन कर रहे थे, गोंडों के जो शासक थे वहां के, वो अब धीरे धीरे अफगान अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, और इस चीज से हुमायूं को चिंता हुई, और उसने क्या किया, बंगाल अभियान तय किया, और बंगाल अभियान में चल पड़ा किसको, बंगाल के गोंड शासकों को दंडित करने के लिए। वहां पर पहुंचा, और जैसे ही युद्ध होता है किसका, फिर से युद्ध छिड़ गया हुमायूं और शेर खां के बीच। और इस युद्ध में ध्यान रखिएगा, जब तक युद्ध का नंबर आया तब तक शेर खां मैदान छोड़कर निकल गया बाहर, और भागकर कहाँ पहुंचा, बंगाल में। पहले युद्ध हो रहा था, बंगाल पहुंचा, बंगाल में अपने इसका पुत्र था, उसका नाम था जलाल खां। जलाल खां को समझाता है, काम करो, धन जितना भी है वो यहाँ ला दो, भाग जाओ रोहतासगढ़। और रोहतासगढ़ में ये सारा जलाल खां पैसा लेकर भाग जाता कहाँ, रोहतासगढ़। यानी जब हुमायूं वहां पहुंचता है तो लाशों के ढेर मिलते हैं, क्योंकि पहले ही काट चुका कौन, शेर खां लूट चुका, धन लेकर भाग गया, और खौर्य आ गया कौन, हुमायूं। और इतना खौर्य आ गया कि उसने ललकार दिया शेरशाह सूरी को, और कहा जाता है गलत समय पे बयाना ले लिया, चिढ़ा खौर्याया, युद्ध किया बैठा था शेरशाह यानी शेर खां, और युद्ध हो गया कौन सा, चौसा का युद्ध। वह बंगाल से वापस लौटते समय चिढ़कर युद्ध होता है कौन, चौसा का युद्ध। और इस चौसा के युद्ध में हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी की शुरू हो जाती है युद्ध, और इस युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को दौड़ा दौड़ा कर मारता है, इतना बुरा मारता है कि पूरी सेना छितर बितर कर देता है, सबको काट मार देता है। अंत में जब उसको हुमायूं को लगता है कि हम नहीं बचेंगे, हुमायूं के घोड़ा को कहा जाता, शेरशाह ने एक बार में घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए थे। हुमायूं कूद गया कहाँ, नदी में, और जैसे ही कूद गया नदी में, जान बचाने के लिए भाग जाए, वो नदी थी कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी में भागकर अपनी जान बचाता है, डूबने लगता है। तो वहां पर ध्यान से सुनेंगे, डूबने लगता है तो निजाम सिक्का नामक एक भिस्सी होता है, भिस्सी माने जो नदी के किनारे नाव का काम करता है, चमड़े का काम करता है, उन्हें भिस्सी कहा जाता है। उस भिस्सी ने उनकी जान बचाई, और जब जान बचाई तो राजा भागकर कहाँ गया, हुमायूं उस पार। और जब उस पार पहुंचा है तो निजाम से कहता है, निजाम सिक्का से, कि तुमने मेरी जान बचाई है, अगर मेरा वक्त ने साथ दिया तो मैं तुम्हें इतना बड़ा इनाम दूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा। और हुमायूं कहकर चला जाता है। और जब वो जाता कहाँ पर है, ध्यान से सुनेंगे, वो भागकर 1530 से 1540 10 वर्ष का निर्वासन झेलता है। निर्वासन का अभिप्राय होता है कि कोई व्यक्ति अब लड़ाई करने की स्थिति में नहीं, कुछ करने की स्थिति में नहीं, तो निर्वासन झेलता है 10 वर्ष का। कौन, हुमायूं गया कहाँ पर, अपने भाई हिंदाल के पास। मैंने आपसे कहा था ना, जागीर बटी थी 4 लोगों में, किसके किसके बीच, हिंदाल, कामरान, अस्करी और इसका चचेरा भाई सुलेमान के बीच। तो पहुंचा किसके पास, हिंदाल के पास। हिंदाल उसमें कहाँ शासक था, मेवात में। इसके जो गुरु थे वो थे मीर बाबा दोस्त। क्या नाम था, मीर बाबा दोस्त। इस समय हुमायूं की आयु लगभग 37 वर्ष हो चुकी थी। कितनी, 37 ईयर्स का हो चुका था हुमायूं। और जब वो पहुंचा कहाँ, मीर बाबा दोस्त के पास, उनकी पुत्री थी हमीदा बानो। क्या नाम था, हमीदा बानो, जिसे हमीदा बानो बेगम कहा गया, हमीदा बेगम कहा गया। हमीदा बानो की उम्र केवल 9 वर्ष थी। कितनी, 9 वर्ष। 37 वर्ष का वो, 9 वर्ष की हमीदा बानो, दोनों का विवाह किया जाता है। और यह विवाह जब 41 में हो जाता है, हमीदा बानो का विवाह किससे, हुमायूं से। इसी हुमायूं के, इसी हमीदा से जन्म होगा एक महान शासक। मैं महान है या नहीं, फिर मैं अगले टॉपिक में बात करूंगा कि जो महान है वो अकबर महान है। तो अकबर महान था या नहीं था, अगले टॉपिक में बात करेंगे कि अकबर महान था भी या जबरदस्ती महान कहते हैं। हुआ क्या, हमीदा बानो बेगम के साथ इसका विवाह होता है। उसी समय ये इसका एक दोस्त था, उसका नाम था मालदेव। क्या नाम था, मालदेव। तो मालदेव से ये क्या करता है, कहता है यार हमें शरण दो अपने यहाँ, कहाँ, रजवाड़े के क्षेत्रों में। तो मालदेव जब उसको शरण देने के लिए अपने पास बुलाता है, तो शेर खां या शेरशाह सूरी, जो चौसा के युद्ध के बाद अपने आप को शेरशाह कहता है,
तो शेरशाह सूरी भेजता है सूचना किसको, मालदेव, अगर तुमने इसको अपने यहाँ पनाह दी तो तुम्हें आके छोटा करेंगे, यानी तुम्हें यहाँ तुम्हारे पर आक्रमण कर देंगे। तो मालदेव भयभीत होकर कहता है कि भाड़ में जाए, तुम एक काम करो, मेरे यहाँ मत आओ, मैं तुम्हें मेरा रेफरेंस देके तुम कहाँ चले जाओ, तुम चले जाओ आमेर, कहाँ, सॉरी अमरकोट। अमरकोट में 16 राजा वीर साल है, कौन है, वीर साल। तुम वीर साल के पास चले जाओ, मेरा रेफरेंस देना, वो तुमको पनाह दे देंगे। तो वीर साल के महल में पहुंच जाता है कौन, हुमायूं, और वहीं पर इसके हमीदा बानो बेगम से जंग होता है किसका, अकबर का। अब एक चीज ध्यान रखना, अकबर उत्तर काल में यानी अंतिम समय में बहुत सहिष्णु हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका पालन पोषण एक हिंदू परिवार में होता है, हिंदू परिवार की तरह होता है। यही कारण है कि अकबर के अंदर दया भाव बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन पढ़ने का अवसर अकबर को नहीं मिल पाया, क्योंकि वीर साल के महल से बाहर निकलने पर कभी भी शेरशाह आक्रमण करके सबको खत्म कर सकता था। यही कारण था कि हुमायूं ने उसको पढ़ने का अवसर उपलब्ध नहीं हुआ। इसी समय अमरकोट के ऊपर एक आक्रमण होता है, वही बगल में एक स्थान होता है ठट्टा के युद्ध के समय ये हम जाता है कौन, हुमायूं वहां ठट्टा के युद्ध कर रहा होता है। राजा तो है नहीं, वो तो भैया वीर साल के हैं कि शरणार्थी के रूप में था, तो उसको ठट्टा जाता कहता है वीर साल आप मत जाओ, मैं निपटा के आता हूँ। तो वहां पर इसी ठट्टा के युद्ध में उसको मिलता है बैरम खां। ये बैरम खां ठट्टा के युद्ध में उसकी क्या करेगा मदद करेगा, सॉरी नो बैरम खां, तारदी बेग। कौन मिलेगा, तारदी बेग नामक एक व्यक्ति। ये तारदी बेग बाद को शासक बनेगा कुछ दिनों के लिए, कहाँ, दिल्ली सल्तनत। तो तारदी बेग जब यहाँ मिलता है, दोनों मिलकर ठट्टा में विजय हासिल करते हैं। और इसी समय तारदी बेग ने इसकी क्या करी थी, मदद करी थी 1542 में। और इसी समय ठट्टा अभियान में ही उसको सूचना दी गई थी कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और ये सूचना कौन देता है तारदी बेग पहुंचाता है किसको। तो क्वेश्चन आता है हुमायूं को ये सूचना कहाँ पर मिली थी कि उससे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो ठट्टा नामक स्थान में। तो हुमायूं वहां से फिर चल देता कहाँ, अपने दूसरे भाई कामरान के पास, जो कामरान शासन कहाँ कर रहा था, काबुल और कंधार में। तो वो जाता है कामरान के पास, शायद इससे कुछ मदद मिल जाए। तो जब कामरान के पास जाता है तो कोई सूचना दे देता है कामरान को कि हुमायूं तुम्हारे पर आक्रमण करने आ रहा है। तो कामरान डर के मारे उससे युद्ध लड़ रहा था, जबकि कामरान से लड़ने नहीं गया था, शरण लेने गया। तो जबरदस्ती का युद्ध किसके बीच हो जाता है, कामरान और हुमायूं के बीच। और ये बहुत बढ़िया मौका था, क्यों, कामरान को छोटा करके मार देता है और शासक ले लेता है काबुल और कंधार को जीत देता है। और जीतने के साथ ही वो आदिल शाह को हराता है। आदिल शाह को हराकर वो सिकंदर सूर को हराता है। और जैसे वो हराता जाता है उसकी शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। उसके बाद धन की मात्रा बढ़ती जाती है। अब उसे बढ़िया मौका मिल जाता है क्या, अब वो आक्रमण करेगा किसके ऊपर, शेरशाह सूरी के ऊपर। तो अगला वो 15 मई 1555 को वो मच्छीवाड़ा का युद्ध करता है। और इसी मच्छीवाड़ा के युद्ध से स्थापित हो जाएगा कौन, हुमायूं, यानी दोबारा फिर से मुगल सत्ता आ जाएगी। मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खां इसका बहुत सहयोग करता है और मच्छीवाड़ा के युद्ध में शेर खां को बुरी तरह से दंडित किया जाता है। और यहीं पर फिर से हुमायूं का वापसी हो जाती। बेचारा दर दर भड़कता रहा, मार खाता रहा, गिरता रहा, पड़ता रहा, और अंत में आ गया कहाँ पर, यहाँ पर कहाँ, 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा युद्ध में बैरम खां से इसका सहयोग करके फिर से विजयी हो जाता है। अगला युद्ध होता है कहाँ का, सरहिंद का। सरहिंद में अफगान वर्सेस हुमायूं में एक युद्ध होता है, किसके किसके बीच, अफगानों और हुमायूं के बीच, जिसमें अफगानों को फिर मारता है। आपको पता है शेरशाह सूरी अफगानी था और अफगानों को फिर कूटता है कौन, हुमायूं। इस प्रकार एक अक्षत राज के रूप में आ जाता है कौन, हुमायूं, और शासक गद्दी पर बैठ जाता है 22 जून 1555। आप जरा गौर से देखेंगे। और तभी 1556 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। होता क्या है, ये हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है तो इसकी खबर पहुंचाई जाती है किसको, अकबर को। और अकबर उस समय छोटा सा शासक पिद्दी भर का कहा जाए, उस समय कलानौर नामक स्थान पर विजय अभियान पे गया था। तो उसे खबर भेजी जाती है तुम्हारे पापा निपट गए हैं। और ये खबर लेकर कौन जाता है, तारदी बेग। और ये खबर ही बहुत बड़ा रहस्य है। वो उस खबर से क्या परिवर्तन हुआ, भारत में क्या स्थितियां बदल गई, वो सारी कहानी हम पढ़ेंगे किसमें, अकबर के टॉपिक में। तो हुमायूं में हमने देखा कि वह पूरी तरह से अब भारत में काबिज हो चुका था, मृत्यु हो गई, और अगला शासक के रूप में कौन आ जाएगा, हुमायूं का बेटा अकबर। तो अगली कहानी किसके बारे में पढ़ेंगे लोग, अकबर के बारे में। यहाँ पर एक चीज मैं छोटा बता दूं, हुमायूं की जीवनी जो थी हुमायूंनामा, वो लिखा था गुलबदन बेगम ने, जो इसकी बिटिया थी, इसी ने लिखा था गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा, जो हुमायूं की जीवनी थी। इस प्रकार पूरे जीवन
लड़ता झगड़ता और अंत में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये कहानी थी किसकी, हुमायूं की। तो ये थी कहानी किसकी, हुमायूं की, और ढेर सारी सूचनाएं आप तक पहुंच गई। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे किसकी, अकबर के बारे में। आज फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ नए जोश के साथ मिलते हैं। आज फिलहाल इतना ही, जय हिंद।